हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। तो लिखिए हेडिंग, क्या पढ़ेंगे आज हम? संज्ञा। तो देखिए संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले देखिए किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। साथ साथ लिखिए, किसी वस्तु, आगे क्या, भाव या व्यक्ति, किसी वस्तु, भाव या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए किसी वस्तु, भाव, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि मैं लिख रही हूं, अंशु, अजय, और जैसे चेन्नई है, चेन्नई, मकान, भलाई, चेन्नई है, मकान है, भलाई है। तो देखिए क्या है, जैसे अंशु, अजय, चेन्नई है, मकान है, भलाई है, ये सब क्या है? तो देखिए जैसे कि बात करें शुरू से, देखिए इनको बात करते हैं इनकी। जैसे अंशु बताया मैंने, अजय बताया, क्या है ये? व्यक्तियों के नाम। समझ में आ गया? क्या है ये? टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल सरलता से देखेंगे। क्या आ गया इसमें? व्यक्तियों के नाम आ गए। चेन्नई, देखिए चेन्नई लिखा मैंने, ये किसका नाम हो गया? कोई स्थान है, तो ये स्थान का नाम हो गया। किसका नाम हो गया? स्थान का नाम हो गया। जैसे मकान लिखा, तो किसी वस्तु का नाम है। किसी वस्तु का एक नाम है मकान, जहां हम रहते हैं, तो ये वस्तु हो गई। नेक्स्ट क्या लिखा था मैंने? भलाई, यानी कि ये कोई भाव है कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारा इससे भला हो जाएगा। क्या है वो? एक भलाई है, और भलाई क्या है? एक भाव है। तो देखिए किसी वस्तु, भाव, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, अंशु, अजय क्या है? व्यक्तियों के नाम है। जैसे चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, ये क्या हुए? स्थानों के नाम है। मकान है, कोई वस्तु है। भलाई है, क्या है? एक भाव है। तो देखिए अब हम इनके प्रकारों की बात करेंगे। तो देखिए प्रकार, हेडिंग लगाइए आप, प्रकार। क्या हेडिंग लगानी है? क्या देख रहे हैं हम अभी? प्रकार। तो सबसे पहले तो आप सुनिए संज्ञा को। जैसे परंपरागत रूप से कितने भागों में, जैसे प्राचीन मान्यताओं के आधार पर बता रही हूँ मैं, कितने प्रकार में? 5 प्रकार में बांटा गया। और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। तो देखिए प्राचीन भी देखेंगे हमें, आधुनिक भी देखेंगे। तो देखिए संज्ञा पढ़ रहे हैं हम, संज्ञा ही तो पढ़ रहे हैं हम। देखिए कौन कौन से लिखेंगे? यहाँ प्राचीन मान्यता और यहाँ आधुनिक मान्यता। कौन सी? प्राचीन मान्यता। और ये कौन सी? आधुनिक मान्यता। आधुनिक मान्यता। तो देखिए प्राचीन है, प्राचीन, आधुनिक मान्यता के आधार पर बात कर लेते हैं। पहले कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। देखिए कौन कौन सी? जातिवाचक, और कौन सी बताई मैंने? व्यक्तिवाचक।
तीन प्रकार की बताई मैंने, आधुनिक, और तीसरी क्या है, भाववाचक। भाववाचक तो आधुनिक मान्यताओं के आधार पर कितने प्रकार बताए मैंने, तीन प्रकार बताए। कौन कौन से हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। प्राचीन आधार पर हम बात करें तो कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। तो ये नोट कीजिए, पांचों भाग। तो कौन कौन से प्रकार की, जातिवाचक देख चुके हैं हम। नेक्स्ट कौन सी, भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और कौन सी, व्यक्तिवाचक। और क्या, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट बात करें तो क्या होगी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो देखिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। देखिए हम बच्चे नहीं है, बार बार ये वाचक मैं नहीं लगाऊंगी। तो देखिए क्या हो गया ये प्रकार, देखिए प्राचीन मान्यताओं के आधार पर और आधुनिक मान्यताओं। तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये कौन सी, प्राचीन मान्यताओं के आधार पर। आधुनिक मान्यता के अनुसार कौन कौन सी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक के बारे में। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, जातिवाचक। जाति क्या पढ़ेंगे हम जातिवाचक में, बताइए एक बार। तो जातिवाचक में पढ़ेंगे, जिन संज्ञाओं में किसी जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध हो, क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो देखिए लिखिए, जिन संज्ञाओं में जाति के अंतर्गत, जिन संज्ञाओं में जाति के अंतर्गत, जिन संज्ञाओं में क्या, जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, आने वाले सभी व्यक्तियों, इसमें आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का नाम का बोध होता है। व्यक्तियों, वस्तु और क्या, स्थानों का बोध होता है, बोध होता है। तो ये लाइन शायद आपको समझ में नहीं आई, मैं बताती हूँ। तो जिन संज्ञाओं में जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों का बोध होता है, जैसे कि गाय है, गाय कहने से जैसे पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, फ्रीजियन, संकर, विदेशी, देसी, तो ये सब कौन सी है, हम पहचान जाएंगे कि हम गाय की बात कर रहे हैं। जैसे कि लड़की की बात करें, इसमें सभी तरह के लड़कों के नाम आ जाते हैं, जैसे श्याम, राम, मोहन। तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य में के खास अवस्थाओं वाले मानवों की जाति कौन है, लड़का है, गाय है। पशुओं में क्या है, गाय है। नदियों में क्या है, जैसे कि इसके अंतर्गत सभी नदियां आएंगी, जैसे यमुना है, गंगा है, कोसी है, वो सारी किसमें आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे पहाड़ है तो जैसे मान, हिमालय इसी के अंतर्गत आएगा। प्लस पर्वत, मंदार, ये सारे पहाड़ी सी में आएंगे। शहर आएंगे क्योंकि वो स्थानवाचक है, स्थान है उनमें, स्थान सूचक है, वो जातिवाचक संज्ञा हुई। तो देखिए आपको बात क्या नोट करनी है कि इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को इसी के आधार में रखा गया है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल है, जैसे गाय है, अभी मैंने बताया, लड़का है, शहर है, वो सारे क्या है, उनकी एक पहचान है। तो किस में आएंगे, वो जातिवाचक में आएंगे, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन की। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, व्यक्तिवाचक। हेडिंग क्या लगानी है,
व्यक्तिवाचक। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, जातियों में खास नाम बताती है, यानी कि जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष का जो बोध कराए वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक। ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, लिखिए जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, क्या क्या, जो संज्ञाएं किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्तियों का नाम का, स्थान का बोध कराए, या स्थानों के नामों का बोध कराए, स्थानों का या नामों का बोध कराए, नामों का बोध कराए, वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे कि जर्सी गाय, परखर कुमार, होंगहो नदी, बेंगलुरु, हिमालय पर्वत। जैसे कि हम देख रहे हैं जर्सी गाय एक खास प्रकार की नस्ल है, परखर कुमार जैसे कि एक खास व्यक्ति है, होंगहो एक खास नदी है, हिमालय पर्वत एक खास से पर्वत है। तो ये जैसे खास शहर है, कौन, बेंगलुरु मान लीजिए खास शहर है, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। तो देखिए जैसे कि क्या लिखें, जर्सी गाय है, और क्या, जैसे विशेष लिखना है हमें तो बेंगलुरु शहर है। आगे क्या लिखे, हिमालय पर्वत है, जैसे ये फेमस है ना, वो सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। तो जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष नामों का बोध कराए वो कौन सी है, कौन सी होगी, वो व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाववाचक। नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक की। तो देखिए भाववाचक के अंतर्गत वे संज्ञा थी जिन संज्ञाओं से पदार्थ, व्यक्तियों, धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, इन सब के आदि के भाव जाने जाए, वे क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो लिखिए, हम इतनी बड़ी लाइन जो बोली है टेंशन मत लीजिए, हम वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वही लिखेंगे। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, जिन्हें भाव अनुभव किया जा सके, स्पर्श नहीं बल्कि महसूस किया जा सके, वो होंगी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। तो लिखिए भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं। क्या होती हैं, अनुभवजन्य होती हैं। और क्या होंगी, कौन सी की बात करें हम, भाववाचक संज्ञा की बात करें। और ये अस्पर्शी होती है, भावनाओं को कोई टच थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता, वो तो मन के भाव है, तो ये अस्पर्शी होती हैं, स्पर्शी नहीं है, ये अस्पर्शी है। तो देखिए भाववाचक संज्ञाएं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, उनका आभास किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो क्या होंगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध है, देख सकते हैं हम क्रोध को, नफरत है, देख सकते हैं क्या हम नफरत को, नहीं देख सकते, अच्छाई है, बुराई है, बीमारी है, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, तो सारी किस में आएंगी, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगी। क्योंकि हमें सिर्फ छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। कोई आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें पता थोड़ी चलता है, हम तो सिर्फ उसकी आंखों को देखकर या उसके हाव भाव को देखकर महसूस ही तो करते हैं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसमें क्या आएंगी, वो सारी बातें आएंगी भाववाचक में। तो लिखिए सच्चाई, झूठ, दोष, आकार, सच्चाई, झूठ, आकार, दोष, गुस्सा नहीं लिखेंगे, हिंदी है ये, क्रोध लिखेंगे हम, क्रोध। और क्या लिखेंगे, घृणा,
क्या लिखेंगे? घृणा। तो देखिए शायद आपको समझ में आ रही होंगी ये सब बातें, जैसे कि अब प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सारी बातें भाववाचक संज्ञा में आएंगी। भाववाचक संज्ञा अनुभव जन्य होती है, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग, ये सारी स्वतंत्र भाववाचक है। जैसे किसी की अच्छाई कैसे बनती है? अच्छाई, बुराई। तो देखिए ये क्या है? बुराई। अब ये सही ये है तो क्या है? ये बुरा प्लस आई। तो आप थोड़े से भी ध्यान में रखिए, ऐसे बुराई, अच्छाई। तो जैसे प्रत्ययों को जोड़ने के लिए जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, प्रत्ययों को जोड़ने के लिए कौन सी संज्ञाओं का प्रयोग होता है? भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बीच में क्यों बताया है? क्योंकि इसी से रिलेटेड है। जैसे कि और बात करें, हम बीमारी की बात कर लेते हैं, तो बीमार प्लस आई थोड़ी होगा। बीमारी है तो बीमारी, बीमार प्लस ई तो क्या होगा? बीमारी। लंबाई, जैसे लंबा प्लस आई, तो आई का प्रयोग होगा और आ का प्रयोग होगा, ई का प्रयोग होगा। वो तो हमें शब्द के हिसाब से पता चल जाएगा। जैसे कि और क्या देखिए, हम बचपन है तो बच्चा प्लस पन, बचपन। नेक्स्ट देखें तो एक उदाहरण और देख लेते हैं, हरियाली है जैसे, तो हरी प्लस आली, सच्चाई है, सच्चा प्लस आई, सच्चाई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ेंगे हम समूहवाचक। हेडिंग लगाइए, आप लगा लीजिए हेडिंग समूहवाचक। समूह है वाचक। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? समूहवाचक। तो जैसे सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, जो झुंड, जो वर्ग है, जो परिवार है, वो आदि जो समूह को प्रकट करने वाली जो संज्ञा होती है वो किस में आएंगे? समूहवाचक में। जैसे कि अंगूर है वो झुंड में ही है। जैसे कि और क्या बात करें हम, जैसे कोई सभा है तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे होंगे क्योंकि वो सभा है। संघ की बात करें, सेना की बात करें, गुच्छा की बात करें, झुंड की बात करें, तो इसमें एक व्यक्ति थोड़ी ना होगा, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। वो सारे किसमें आएंगे? समूहवाचक में। तो लिखिए सभा, संघ, सेना। सभा, संघ, सेना, गुच्छा, और क्या लिखे? सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह है, वर्ग, परिवार, वर्ग, परिवार, इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो देखिए फटाफट द्रव्यवाचक संज्ञा हेडिंग लगाइए, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ रहे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा में जैसे ठोस पदार्थ है, तरल पदार्थ है, धातु है आदि का बोध होता है, वो क्या होंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे लोहा है, पूछ लिया जाए लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार की है? द्रव्यवाचक है। जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा। बाकी क्या करेंगे? कोई व्यक्तिवाचक करेंगे कि लोहा तो एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता। तो देखिए द्रव्यवाचक समझते हैं जिन संज्ञाओं में ठोस, जिन संज्ञाओं में ठोस है तो वो एक धातु ही, तो हमें ये समझने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु में आगे जैसे लिखने की क्या आवश्यकता है? सोना है, चांदी है, वो सारे इसी में होंगे। वो क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा में ढेर सारी वस्तुएं किस रूप में मापी जाती हैं या तोली जाती हैं। तो इनमें वस्तु क्या करती है? वस्तु तोली जाती हैं या मापी जाती हैं। किसमें आएंगी सारी बातें? द्रव्यवाचक में। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, सारे किसमें आएंगे? चीनी है, आटा है, तो लिख लीजिए। जैसे लोहा है, चीनी है, मापी तोली जाती है, आटा है,
और क्या इसमें, मिट्टी है, फल है, अन्न है, वो सारी बातें किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। किस में आएंगी वो, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएंगी, जिन संज्ञाओं में ठोस, सारी बातें इसी में आएंगी। ठोस है, तरल है, धातु है, जो भी है इसी में है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, जैसे फल है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे ले लेते हैं फल। क्या है ये, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको तोला जाता है। तो लेकिन इसके अंतर्गत वो सभी प्रकार के फल आते हैं जैसे जिनका फल तो आधार हो लेकिन जातिवाचक संज्ञा तो नहीं हुई। फल है ये लेकिन जातिवाचक संज्ञा तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने जातिवाचक में बताया था जो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति भाव, ये सब बातें तो आप समझ गए होंगे। क्या क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसको तोला जाता है। तो जैसे स्वभाव बताया मैंने पीछे, तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आप पहचानेंगे कैसे। तो देखिए जैसे स्वभाव बताया मैंने, ये लिखना नहीं है आपको, समझने के लिए है। क्या बताया, सभा बताया। तो मैंने क्या बताया था, सभा, भूल तो नहीं गया इतनी जल्दी। समूहवाची या समूहवाचक बताया था मैंने। क्यों, क्योंकि सभा में बहुत सारे सदस्य हैं, क्योंकि समुदाय का बोध है। तो अच्छा भाई ये बताओ, आम सभा या बाल सभा ये सब क्या होंगे, किस में आएंगे। तो ये सब भी किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में ही आएंगे। तो देख लेना। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, ये भी एक संज्ञा ही होती है। जैसे कि वह अच्छा लड़का है, क्या आ गई उसमें, विशेषता आ गई। देखिए वह अच्छा लड़का है, संज्ञा है, विशेषण है। क्या है वो, अच्छा लड़का है। क्या बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, वह लड़का अच्छा गाता है। इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखिए हम देख रहे हैं जैसे कि एक ही पद अपने नाम को बदल रहा है, एक ही नाम अपने अपने पदों को बदल रहा है। जैसे कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलाव करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। मेरे दादाजी पूरी यात्रा पर निकले हैं, क्या है इसमें, तो गांधी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके अंतर्गत करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी सारे आएंगे। इसमें क्या है, ये जातिवाचक है। नेक्स्ट देखिए बात करें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे। तो क्या है, किस में आएंगे, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर भी क्योंकि इनमें कोई बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए जैसे यह बात सत्य नहीं है, फिर भी हम उदाहरण देखते हैं कि ईश्वर तेरा भला करे, ऐसी ऐसी सारी बातें किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में हम कैसे बदल सकते हैं, जैसे इस दुनिया में रावण या फिर कंसों की कमी नहीं है। रावण की जाति बता दी हमने, व्यक्ति बता दी, और इसका जातिवाचक में बदलाव कर दिया कि इस दुनिया में रावण में और इस दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं है, या फिर इस दुनिया में रावणों की कोई कमी नहीं है। तो देखिए संज्ञाओं के कार्य देखते हैं अभी हम। देखिए संज्ञाओं के कार्य, क्या लिख रहे हैं, संज्ञाओं के कार्य। तो लिखिए उद्देश्य और विधेय, कितने दो भाग हैं इनके, दो भाग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय कितने भाग हैं, दो है। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। तो दौड़ता है कौन, उद्देश्य तो है वो दौड़ता है, विधेय क्या है, दौड़ता कौन है। जैसे कि महान राष्ट्र है, तो इसमें क्या आएगा, विधेय क्या होगा, कौन, क्या, कौन है महान राष्ट्र। लिखिए सीधा महान राष्ट्र है, ये लिखना नहीं, आपको मैं समझा रही हूं। तो हम ये नहीं पूछे कौन है, क्या महान राष्ट्र है, क्या बोल रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, विधेय क्या और क्यों।
तो देखिए संज्ञा की आवश्यक धर्म भी है, जैसे कि संज्ञा के 3 आवश्यक धर्म माने गए हैं, वो बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लेकिन छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। लिखिए वो संज्ञा के आवश्यक धर्म है। संज्ञा के आवश्यक धर्म है, कितने हैं? मुख्यतः कितनी है? 3 है। जैसे संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन और संज्ञा का कारक। तो देखिए कौन कौन से हैं? संज्ञा का लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन सब की बातें हो रही हैं। तो संज्ञा का वचन और संज्ञा के कारक। संज्ञा का वचन और क्या है? संज्ञा का कारक। अन्यथा क्या? संज्ञा का कारक। तो जैसे कोई भी पद संज्ञा है तो उसका निश्चित वचन होगा, जैसे एक वचन है, बहुवचन है, और कारक की संबंध भी होगा। तो संज्ञा का रूपांतरण 3 स्तरों पर होता है। संज्ञा का रूपांतरण कितने स्तरों पर होगा? 3 स्तरों पर। संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन और संज्ञा का कारक।